कर रहे हैं। तुम लोग का पीरियोडिक टेबल चल रहा था, कुछ पढ़ के रखे हो तुम लोग खुद से? तुम लोग को बोले थे? यस सर। क्या पढ़े हो अपने से बताओ, बोलो बोलो सर जल्दी से। एटॉमिक रेडियस पढ़े थे, एटॉमिक रेडियस वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक कैरेक्टर, उस सब पे बेसिस पे। सर मैंने क्या एटॉमिक रेडियस पढ़े, और सर कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करना था जो भी पढ़े। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ तो कोई भी। हम लोग शायद हिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल वो सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। फिर उसके बाद तुम लोग को ये भी डिस्कस किए थे ना, कैसे किसी भी एलिमेंट का हमको पोजीशन डिसाइड करना है, डिटरमाइन करते हैं पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ लाई करता है, वो सब हो गया था। यस सर। और उसके बाद और कुछ बताए थे? नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स बताया था बस। अच्छा, जो 100 से ग्रेटर होते हैं उनके लिए एक अलग से है, वहां तक हो गया था ना। तो आज हम लोग उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें अब हम लोग को पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे कि वो अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल कैसे वैरी करता है, ठीक है। उनमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें मेनली 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग को डिटेल में करना है। तुम लोग को एनसीईआरटी बोले थे एक बार रीड करने, एनसीईआरटी रीड किए हो? अब कोई बोलेगा ही नहीं। यस सर। कितने लोग पढ़े हो? पढ़े। बस एक, कोई नहीं पढ़ा है, बस एक। चलो, जो जो नहीं पढ़े हो पढ़ना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, या फिर एटॉमिक साइज। दोनों सेम ही चीज है, रेडियस या फिर साइज। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एटम की बात करेंगे, तो एटम का जो शेप जो एज्यूम किया जाता है ना, वो स्पेरिकल शेप एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो साइज या फिर रेडियस के टर्म में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब भी हम लोग एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को डिफाइन करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, इसका डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द outermost cell of an atom। आवाज आ रहा है सबको? यस। इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो कभी भी हम लोग जो रेडियस मेजर करते हैं या फिर एटॉमिक साइज मेजर करेंगे, वो हमेशा जैसे कोई भी एटम है, ठीक है। तो एटम का जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस लाई करेगा, उस न्यूक्लियस का सेंटर से, जैसे मान लो उस एटम में 2 शेल होंगे, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। तो हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा, जो भी आउटर मोस्ट सेल होगा उस एटम का या उस एलिमेंट का, तो इस डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को मेजरमेंट अगर तुमसे बोला जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग न्यूक्लियस के सेंटर से स्टार्ट करते हैं और वो कहाँ तक जाएगा, आउटर मोस्ट सेल तक जाएगा। जो भी उस एटम का आउटर मोस्ट सेल होगा उनके बीच का डिस्टेंस जो भी होगा उसका एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, 3 टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं। 3 टाइप का एटॉमिक रेडियस। और ये एटॉमिक रेडियस की जब बात कर रहे हैं, तो ये एटॉमिक, कोई भी एटम जो होता है ना, वो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है,
तो अभी हम लोग चार्ज स्पीसीज का रेडियस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोग चार्ज स्पीसीज के रेडियस को डिस्कस करेंगे आयोनिक साइज में। ठीक है, जब आयंस बनता है तो उसके लिए साइज चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जो एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट में, मतलब न्यूट्रल स्टेट में। कोई भी एलिमेंट जब अपने न्यूट्रल स्टेट में होगा तो उस समय जो रेडियस होगा उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो तीन टाइप का रेडियस होता है। सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है मेटालिक रेडियस, और तीसरा जो होता है ये वांडरवाल रेडियस। ठीक है, वांडरवाल्स रेडियस। वांडरवाल का नाम सुने हो तुम लोग? हम्म, वांडरवाल सुने हो पहले कभी? यस सर। क्या है ये, कौन है, सर कहाँ शायद सुने हो? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इनका नाम सुने थे शायद। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम लोग का हो गया क्या? नो सर, हम एक बार ही देख रहे थे, मतलब पेज पलट रहे थे, शायद हम वहाँ देखे हैं, श्योर नहीं है। तो एक्चुअली ये वंडरवॉल जो है ना वो, हाँ सही बोल रहे हो, गैसियस स्टेट एक चैप्टर है, उसमें हम लोग ज्यादा डिस्कशन करते हैं, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा इसका यूज आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन फोर्स जितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्ट करते हैं उसके बारे में ये बताता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, तो उनके बारे में ये डिटेल में बताया था। ठीक है, तो वंडरवॉल वहां से आया है। तो एक्चुअली जब हम लोग एटॉमिक रेडियस का बात करेंगे तो ये तीन टाइप के एटॉमिक रेडियस हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कोवेलेंट रेडियस हो गया, दूसरा मेटालिक रेडियस, और तीसरा वंडरवॉल रेडियस। तो जब हम लोग कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्डिंग तुम लोग पढ़े हो क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये यस सब सर। आता है बेसिक? यस तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड जब भी दो, जनरली देखो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो तो आयंस के बीच में होता है। ठीक है, एक कैटायन होगा दूसरा एनायन होगा, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा, तो वो एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl में Na+, वहां पे वो सारा चीज पढ़े हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसका डायग्राम भी बनाए होगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको। जैसे NaCl का फॉर्मेशन दिखाना है तो NaCl में सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो Na+ बनाता है। उसी तरह Cl है तो वो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उस इलेक्ट्रॉन को Cl जो है गेन कर लेगा, तो वो Cl- बनाएगा। तो Na+ कैटायन हो गया, Cl- एनायन हो गया। अब एक कैटायन और दूसरा एनायन है तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड जब भी फॉर्मेशन होता है ना तो वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या फिर उसका एक और नेम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो सब पढ़े होगे तुम लोग थोड़ा बहुत। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जनरली जो होता है ना, दो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बीच में होता है। दो नॉन मेटालिक एलिमेंट के एटम्स होंगे। तो अब जनरली तुम लोग पढ़े होगे कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जनरली, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है उसमें एक मेटालिक एलिमेंट होता है, दूसरा नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है। तो वहां पे तो वो आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जो होता है वो जनरली दो नॉन मेटालिक एलिमेंट ही होते हैं उसमें। अब दोनों का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, है ना? तो दो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होगा तभी तो वो गेन करेगा। समझ रहे हो बात? तो वहां लूज करने
हेलो 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 हेलो। यस सर। यस सर। कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? सर हम लोग यही थे। तो कहाँ, तुम लोग का आवाज तो आ नहीं रहा था। सर आप मीटिंग में नहीं थे। मेरे मीटिंग में थे ही, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। हम्म, चलो देखो, कहाँ तक सुने हो तुम लोग? ये तीन टाइप हो गया था कोवेलेंट रेडियस। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना? बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक्चुअली जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या होता है ना, दो नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं। एक नॉन मेटल, दूसरा भी नॉन मेटल होगा, उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। तो नॉन मेटालिक एलिमेंट अगर होगा तो दोनों का तो जनरल टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो कोई तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला रहेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे ना। तो वहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है नहीं। तो इसलिए सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी उनके पास यही रहता है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लूज करते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो पढ़े होगे कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। पढ़े हो ना? और वो शेयरिंग जो होता है ना वो म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब जो भी एटम्स इन्वॉल्व है वो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मान मान लो दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दोनों एटम का अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है दोनों का तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पढ़े हो या नहीं ये सब? यस सर। यस सर। जैसे H2 का जो फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल होता है ना, हाइड्रोजन गैस। तो वहां पे दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहां पे। जैसे O2 होता है, O2 गैस में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बताओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में? बोलो। O2 में दो। दो। दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो O और O के बीच में ये डबल बॉन्ड ऐसे बनता है। दो बॉन्ड हम लोग शो करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। H2 में एक एक सिंगल बॉन्ड शेयर होता है तो क्या ऑन नहीं है? स्क्रीन प्रेजेंटेशन। शेयरिंग। यस। अब ऑन है। रुको एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलो दिख रहा है यहाँ पे, देखो H2 में एक एक बॉन्ड शेयर हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बन गया। O2 में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों पे तो डबल बॉन्ड। इसी तरह N2 होता है, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे कितने होते हैं, दोनों नाइट्रोजन के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग तो अभी नहीं पढ़े हो? सर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो? सर शुरू कर दिया ना। कहाँ तक अतुल पढ़े सर हो? वही पढ़ा रहे हैं, केम लेविस डॉट स्ट्रक्चर तक। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यस सर। अच्छा। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में वहां पे तुम लोग ये पढ़े भी होगे कि दो टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, है ना? ये पढ़े हो? नो सर। ठीक है, ये पढ़ोगे आगे, वहां पे बताया जाएगा। तो को यहाँ पे हम सिर्फ रेडियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसके लिए हमको जानना जरूरी था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं रेडियस पे। तो सबसे पहला जो रेडियस है वो हमारा कोवेलेंट रेडियस है। तो कोवेलेंट रेडियस को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने का मतलब ये ऐसे हुआ, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जैसे मान लो ये एक एटम है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग पढ़ोगे भी आगे कि मेनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ना कि उनके ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। अभी ओवरलैपिंग के बारे में तुम लोग नहीं पढ़े होगे। तो एक्चुअली जो बॉन्ड बनता है ना दो एटम के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो क्लाउड के फॉर्म में होता है। तो तुम लोग को ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर शो करता है, एक वेव नेचर होता है और दूसरा
पार्टिकल नेचर होता है, किए थे ना डिस्कस, बताओ। यस सर, डुअल नेचर आप बताए थे। हाँ, तो वो वेव नेचर जो होता है ना, वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्लाउड के फॉर्म में होता है, 3D में। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। और ऑर्बिटल एक्चुअली होता क्या है, एक 3D स्पेस है किसी भी एटम के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी जो है 0 है। और वहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल्स का शेप भी हम डिस्कस किए थे। एस ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट होता है, पी का डिफरेंट होता है, पढ़े हो शेप, डिस्कस किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तुम लोग किए थे कि नहीं वो क्लास? सर नहीं किए थे। अरे ये तो तुम लोग कितना क्लास छोड़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कुछ भी नहीं पढ़े हो क्या? वो तो हेंसबर्ग प्रिंसिपल के बाद एक भी क्लास नहीं अटेंड किए हैं। तो फिर कैसे करोगे? वो तो जरूरत पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी पड़ेगा, यहाँ पे भी पड़ेगा। वो सब एक बार देख लेना, एक बार अगर समझ आता है कुछ तो एक बार देख। उसका नोट्स तो दिया हुआ है ना ग्रुप में, एक बार देखना। ठीक है, अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको तो डिस्कस करना होगा, थोड़ा बहुत बेसिक चीज तो बताना होगा ना, क्योंकि उसका एप्लीकेशन आएगा, अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा थोड़ा बहुत, तो वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत होगा तुम लोग एक बार देखना, जो जो नहीं पढ़े हो। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वो तो बाद में पढ़ाया ही जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस जब हम लोग बात करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे शो करेंगे इसको, जैसे ये एक एटम हुआ, ये दूसरा एटम हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो इनके ऑर्बिटल्स क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए। तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ सीन बनता है। तो जो पहला एटम है उसका मान लेते हैं ये सेंटर है, ये दूसरे एटम का सेंटर है। तो कोवेलेंट रेडियस जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो। ठीक है, जो भी दो ओवरलैपिंग एटम्स हैं उनका सेंटर को ज्वाइन करोगे, और इनका सेंटर का जो डिस्टेंस आएगा ना, इसका बाई 2 कर दोगे। जैसे पहले वाले एटम का हम लोग मान लेते हैं सेंटर C1 है, दूसरे वाले का सेंटर है C2। तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस आर कोवेलेंट से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आर कोवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर कोवेलेंट विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2। ठीक है, ये C1 C2 प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, ये क्या है, लेंथ है, समझ रहे हो ना? जैसे ए बी लेंथ लिखते हो ना, उसी तरह ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम लोग, 2। बात समझ रहे हो? यस हेलो? यस सर। यस सर। तो जो भी दो ओवरलैपिंग एटम्स होगा जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रहा है, तो उन दोनों के एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करोगे। ठीक है, और सेंटर को ज्वाइन करने के बाद उसका हाफ ले लेते हैं। ठीक है, हाफ कर दोगे तो उसका कोवेलेंट रेडियस आएगा। ये हम लोग को फाइंड आउट नहीं करना, ये एक्चुअली हर एक मॉलिक्यूल का जो कोवेलेंट रेडियस होता है ना वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल डेटा तुमको याद नहीं रखना है। वो सब वो हम लोग कंपेयर कर लेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे अभी कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे वेरी करता है, टॉप टू बॉटम आने पे कैसे वेरी करेगा। तो वो सब हम लोग वैसे कंपेयर कर लेंगे। ये सब डेटा एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, तो ये सारा हर एक मॉलिक्यूल के लिए ये सब डेटा जो है ना फिक्स है। ठीक है, तो वो सब याद नहीं रखना है हम लोगों को। बस ये बता दी कि ये तरीका होता है, कोवेलेंट रेडियस को इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, ये तरीका है डिफाइन करने का। तो पहला हो गया कोवेलेंट रेडियस। दूसरा वाला जो रेडियस है ये मेटालिक रेडियस। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ना वो मेटल के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस की बात करेंगे तो अगर मेटालिक अरेंजमेंट पढ़े होगे तुम लोग एटम्स का, तो उसमें ये पढ़े होगे कि मेटल के जो एटम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होता है वहां पे। क्या होता है, मेटल के एटम्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, पढ़े हो? और क्लोजली पैक्ड में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को एटम्स क्या करते हैं, टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। पढ़े हो ये? सारे एटम्स जो है मेटल के एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। बताओ।
क्लोजली पैक्ड ये तो पढ़े हो ना, क्योंकि मेटल sir. जनरली सॉलिड फॉर्म में रहता है, और सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही Yes, कम sir. होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सारे एटम्स हैं वहां पे वो सारे एटम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये कुछ इस टाइप का सीन है, जैसे मान लो ये पहला एटम है, ठीक है, ये इसे ड्रॉ कर देते हैं, और दूसरा एटम ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका जो सेंटर है इसको अज्यूम कर लेते हैं C1, इसका सेंटर जो है ये C2। तो यहाँ भी मेटालिक रेडियस जब फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो और बाई क्या कर दोगे, 2। तो निकालने का तरीका सब में सेम ही है। जिस टाइप का अरेंजमेंट होगा वहां पे, उन अरेंजमेंट को वैसे रिप्रेजेंट करोगे। फिर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 एटम्स के बीच में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करना है और उसका हाफ कर देना है। तो आर मेटालिक भी यहाँ पे भी फाइंड आउट वही करेंगे हम लोग, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो ये दूसरा हो गया मेटालिक रेडियस। फर्क सिर्फ अरेंजमेंट का है, ठीक है, तरीका निकालने का सबका सेम है। और तीसरा जो है यह है वंडर वॉल्स रेडियस। वंडर वॉल रेडियस, तो ये वंडर वॉल रेडियस जो है ना, ये जनरली जो है एग्जिस्ट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है, या फिर और बिटवीन एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस समझते हो तुम लोग, Yes, sir. किसको बोलते हैं? सर जिनका हम्म ऑक्टेट पूरा रहता है या डुप्लेट पूरा रहता है। मतलब नोबल गैसेस का दूसरा नेम है इनर्ट गैस। वो किसी से रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है उनको, वो खुद में स्टेबल होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल्स दो नोबल गैस का। Xenon, यस सर। krypton, argon. हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, रेनॉन, ठीक है। क्रिप्टन। तो ये पीरियोडिक टेबल में देखोगे ग्रुप नंबर 18 जो होता है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, वो नोबल गैसेस वाला ग्रुप है ना। तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट हीलियम है, फिर नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, और रेडॉन। देखे हो? सर। यस सर। तो यहाँ पे वंडरवॉल्स रेडियस, तो वंडरवॉल भी एक तरह से फोर्स ही है। वंडरवॉल जो है साइंटिस्ट का नेम था, उनके बेसिस उनके नेम पे रखा गया एक फोर्स है, जो कि बहुत ही वीक फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स। और वंडरवॉल फोर्स का एग्जिस्टेंस जो होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल बन गया है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो एक बहुत ही वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है ना, उस वीक इंटरेक्शन फोर्स को हम लोग वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। या फिर 2 नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में, क्योंकि हमको पता है कि नोबल गैस के एटम्स जो होते हैं वो खुद में स्टेबल होता है, तो उनको दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने का जरूरत है क्या नोबल गैस के एटम को? बोलो। एक नोबल गैस का एटम जो होगा वो तो खुद में नो स्टेबल है ना, तो वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा, नो सर। क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको तो इंटरेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर 2 नोबल गैसेस एटम्स अगर पास में रहेंगे तो उनके बीच में जो कांटेक्ट होगा, जो भी इंटरेक्शंस होगा, वो इंटरेक्शंस बिल्कुल बहुत ही कम होगा, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट हम लोग बोलते हैं, या बहुत ही वीक इंटरेक्शन बोलते हैं। तो उसी वीक इंटरेक्शन को हम लोग वंडरवॉल्स फोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरली वंडरवॉल फोर्स जो होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, या फिर बिटवीन एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जैसे ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जैसे एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये हो गया, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, एटम की नहीं। तो ये मॉलिक्यूल 1 है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल 1 हो गया, समझ रहे हो बात? क्योंकि 2 एटम मिलके ही मॉलिक्यूल बनेगा ना, एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूल बनता है, 2 3 जितने भी एटम्स कंबाइन अगर करें तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। यस। तो ये मान लो मॉलिक्यूल 1 है और ये मॉलिक्यूल दूसरा है, कोवेलेंट
ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ये मॉलिक्यूल 2 है। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना बहुत ही वीक इंटरेक्शन फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो उस वीक इंटरेक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो वंडरवाल रेडियस की बात करेंगे हम लोग, तो ये वंडरवाल रेडियस कैसे आएगा, तो जो दो एटम्स क्लोज कांटेक्ट में होंगे, इसका इस मॉलिक्यूल का ये साइड वाला एटम और इसका ये वाला एटम, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये दोनों एटम्स आपस में हैं इंटरेक्शन में, तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे, ये हो गया मान लो इसका, ये C1 हो गया सेंटर और इसका सेंटर हो गया C2। तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करना है और इसका क्या कर देना है, हमको हाफ कर देना है। अब यहाँ पे बोलोगे सर इतना दूर दूर क्यों बनाया आप, क्योंकि एक्चुअली ये जो इंटरेक्शन होता है ये क्या है, बहुत ही वीक इंटरेक्शन है, समझ रहे हो बात। तो इंटरेक्शन वीक होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये इतना दूर बना रहे हैं। तो दूर बनाने का मतलब यही हुआ कि इंटरेक्शन बहुत ही वीक है। तो यहाँ पे आर वांडरवाल निकालने का तरीका सेम है सब में। तो आर वांडरवाल अगर हमको लिखना है तो ये भी वही है, दो एटम्स मॉलिक्यूल के जो कांटेक्ट में हैं, उनके सेंटर को ज्वाइन करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो ये मॉलिक्यूल के टर्म में बात किए, दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स थे, या फिर नोबल गैस का एटम में भी वंडरवाल रेडियस होता है। जैसे ये मान लो हीलियम का एक एटम है, ये हीलियम का दूसरा एटम है ना। तो इन दोनों नोबल गैस के एटम्स के सेंटर को हमको पता है इन दोनों के बीच में एक बहुत ही वीक इंटरेक्शन एक्ट करेगा, तो इनके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। जैसे C1 है या C2 है, मान लो हीलियम का एटम है ये, He एटम, ये हीलियम का दूसरा एटम है। तो यहाँ भी कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ये कौन सा फोर्स है बताओ, वांडरवाल्स फोर्स, ठीक है। वांडरवाल्स फोर्स जो कि बहुत ही वीक होता है, वेरी वीक, ठीक है। तो सेंटर को ज्वाइन करो और डिवाइड क्या कर देंगे, बाय 2 कर देंगे हम लोग इसको। तो ये 3 टाइप के रेडियस हो गए, समझ में आया तुम लोगों को। पहला रेडियस हो गया कोवेलेंट रेडियस, दूसरा मेटालिक रेडियस और तीसरा वंडरवाल रेडियस। बताओ तीनों रेडियस समझ में आ गया ना। कोवेलेंट रेडियस किसके बीच में पाया जाएगा, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो वहां पे कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे। मेटालिक रेडियस, मेटल के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्डिंग जहाँ होगा वहां पे मेटालिक रेडियस की बात करेंगे। और वंडरवाल रेडियस की बात हम लोग कहाँ करेंगे, तो वंडरवाल फोर्स जहाँ पे एक्ट करता है। वंडरवाल फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट करता है, तो बिटवीन 2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगा, या फिर बिटवीन एटम्स ऑफ नोबल गैसेस एक्ट करेगा। बात समझ में आया इतना। हेलो, नोट डाउन कर लिया इसको। हेलो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, आवाज आ रहा है या नहीं। यस सर, यस सर, तुम लोग को आवाज नहीं आ रहा है लगता है। अंशुल, यस सर, यस सर। आवाज आ रहा है, हाँ सर, लिख लिए तुम लोग इसको। यस हम लिख सर आ लिए रहा हैं। है। चलो, अब इन तीनों को अगर हमको कंपेयर करना हो, इन तीनों रेडियस में अगर हम लोग कंपेयर करें तो कौन सा रेडियस सबसे बड़ा होगा बताओ। वंडरवॉल। हाँ, वंडरवॉल। तो आर वंडरवॉल सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद मेटालिक। आर मेटालिक, और इसके बाद तीसरा कोवेलेंट। सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा इन तीनों में, कोवेलेंट। आर कोवेलेंट, कोवेलेंट। है ना। बोलो,
सर फिर से आपका आवाज नहीं आ रहा है। लिख लिया, बताओ। यस सर। तो इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा आर वंडरवाल हो गया, फिर आर मेटालिक हो गया, और सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा इन तीनों में? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। चलो, इतना नोट डाउन हो गया या नहीं, बताओ। सर वो चलो, तो अभी हम लोग कर रहे थे बात किसका? वंडरवॉल, रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। मतलब ये एटॉमिक रेडियस के 3 टाइप्स थे जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वो हम लोग न्यूट्रल केस में डिस्कस कर रहे थे, जब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम के बारे में बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयोनिक रेडियस की बात करेंगे। तो आयनिक रेडियस हम लोग किस में बात करेंगे? जब आयंस के फॉर्म में होगा। तो 2 टाइप के आयंस बनते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। तो आयनिक रेडियस का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग Z इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इट इज द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव टर्म का मतलब इफेक्टिव क्यों यूज कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे पहले समझो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक एटम है, जैसे हम लोग लिथियम का ड्रॉ कर रहे हैं, लिथियम एटम। ठीक है, दिख रहा है सबको ना? तो लिथियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बताओ क्या आएगा? 1s2 और 2s1। ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसके पास 2 शेल है। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लो ये लिथियम का एटम है, ठीक है। तो इसका पहला वाला सेल ये है, और रुको एक सेकंड। ये लिथियम एटम है, फर्स्ट वाला सेल ये हो गया, और उसके बाद दूसरा सेल ये हो गया, सेकंड सेल। ठीक है, ये लिथियम का एटम। तो पहले वाले सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन है ना? और दूसरे वाले सेल में ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कहीं पे ड्रॉ कर दो। सॉरी, दूसरे वाले में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, लिथियम का। तो इसको ड्रॉ कर लेते। यहीं पे ड्रॉ कर लो, चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लिथियम का अरेंजमेंट है। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव टर्म क्यों आया, इफेक्टिव बोलने का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे देखो, एक्चुअली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज का। तो न्यूक्लियर चार्ज बोलने का मतलब क्या हुआ, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स लगेगा। ये एक्चुअली चार्ज बोलने का मतलब क्या हुआ, हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस अवेलेबल है ना यहाँ पे। न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर है यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो न्यूक्लियस हमेशा क्या चाहेगा? इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, बताओ। क्योंकि ये फोर्स जो है, न्यूक्लियस का जो फोर्स लगेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जैसे ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किधर खींचना चाहेगा? अपनी तरफ, है ना? ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? चलो, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, होगा इसके न्यूक्लियस की तरफ, बताओ। यस सर।
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियस जो है जितने फोर्स से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव क्यों आ रहा है टर्म, बता सकते हो कोई? इफेक्टिव बोलने का मतलब क्या हुआ? क्यों इफेक्टिव टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, तो बता शायद सकते हो कोई? नेट के लिए यूज हो रहा है। तो नेट कैसे, मतलब नेट किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? ये तो सर जैसे जैसे मान लो अंदर इस फोर्स, प्रोटॉन्स भी है ना दो। प्रोटॉन्स कहाँ पे दो है? प्रोटॉन्स दो हैं किसमें? हेलो, बोलो कौन बोल रहा था? नहीं सर, दो नहीं है। देखो यहाँ पे एक्चुअली देखो, चलो पहला फोर्स क्या लग रहा है कि न्यूक्लियस जो है इस आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन मान लेते हैं न्यूक्लियस की तरफ है, और इस फोर्स को हम लोग अज्यूम करते हैं F1। ठीक है, और कोई दूसरा फोर्स लगेगा क्या यहाँ पे, ये बताओ? एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। का रिपल्शन। हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये जो आउटर मोस्ट सेल है हम लोग सिर्फ इसी पे इंटरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि जो भी एटॉमिक साइज डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होगा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल, उसी के बीच का डिस्टेंस को तो बोलते हैं ना हम लोग आउटर मोस्ट, ये एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेडियस डिसाइड होगा वो आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस से डिसाइड होगा, तो इसलिए हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है एक फोर्स तो लगाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ खींचने का, तो उस फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग F1 से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा फोर्स जो लगेगा वो अंदर वाले सेल में, देखो अंदर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुमको? दो, है ना? जो इनर शेल है, जो पहला वाला सेल है लिथियम का, उसमें दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगाएगा, बताओ? हम्म, सर फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्सन। और वो रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा? बताओ, वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा ना। अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो F1 फोर्स जो लग रहा है, जो कि न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, वो इसकी तरफ लग रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फोर्स है वो क्या हो रहा है, वो बाहर की तरफ लग रहा है। तो एक्चुअल में जो F नेट की जब हम लोग बात करेंगे कि F नेट फोर्स कितना लग रहा है आउटर मोस्ट सेल पे, तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। और इसका मॉड, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा ग्रेटर फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा या रिपल्सन फोर्स ग्रेटर होगा, वो अभी ऐसे हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। उसके लिए वैल्यूज हमको गिवन होने चाहिए। ठीक है, वो सारा एक्सपेरिमेंटली आता है। तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस क्या हो जाएगा, F2 होगा। हम्म, बताओ। यस। और इसी नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी नेट फोर्स की वजह से जो आता है ये इफेक्टिव टर्म आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ रहे हो? अगर सिंपली न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम करता तो हम न्यूक्लियर चार्ज बोल देते सिर्फ। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, और दूसरा फोर्स और कौन सा एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, जैसे देखो न्यूक्लियस जितने फोर्स से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, अब वो उतने फोर्स से नहीं खींच पाएगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंसिडर करने की वजह से वो फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो जितने फोर्स से न्यूक्लियस जो है खींचने वाला था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, अब वो उतने फोर्स से नहीं खींच पाएगा। तो जितना डिक्रीज होता है ना फोर्स को, फोर्स में ये एफ नेट जो है वही डिक्रीज निकालता है कि कितना नेट फोर्स एक्चुअली कितना लग रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। जब हम लोग दोनों फोर्स कंसिडर करेंगे, ट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कंसिडर करके, नेट फोर्स जितना उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। बात समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो, तब इसी का और बार यूज एक्सटेंड करके कर सकते हैं क्या चीज? सर, जहाँ से आप एफ नेट निकाले वो फोर्स 1 फोर्स 2 उसके बारे में। एफ नेट का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग एक्चुअली नेट फोर्स लगा रहे हैं ना, दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट है। एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, जिसको F1 देख लो, डायरेक्शन से खुद पता चल जाएगा तुम लोगों को। अरे फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो डायरेक्शन का पढ़े होगे ना, फोर्स का डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो दोनों का एडिशन हो जाता, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो क्या करेंगे हम लोग? नेट फोर्स जब निकालेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। बताओ। यस सर। यस। तो वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं, ये दो फोर्सेस जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, दूसरा रिपल्सन फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है। तो जो नेट फोर्स एक्चुअली जो काम कर रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो F1 माइनस F2 करना होगा हमको, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब वो नेट फोर्स आएगा। और वो नेट फोर्स जो आता है ना, वो दोनों फोर्सेस जब हम लोग कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी और आउटर मोस्ट सेल का रिपल्सन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी जब कंसिडर करेंगे, तो उसकी वजह से जो नेट फोर्स डेवलप होगा उसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यस अब सर। आया? चलो, तब यहाँ पे आयोनिक रेडियस जो हम लोग मेजर करेंगे, तो इसमें देखोगे कि आयंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। तो एक्चुअली जो केटायन का साइज होता है ना, केटायन के बारे में लिख रहे हैं हम लोग कि एक केटायन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। ये बता सकते हो, कोई एक्सप्लेन कर सकते हो कि केटायन जो होगा, हमेशा केटायन का साइज जो होगा ना उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे सोडियम है Na, तो Na का जो एटॉमिक साइज होता है यह है 186 पिकोमीटर, ठीक है, 186 पिकोमीटर है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, ठीक है, ये है मेरे पास। अब जब ये केटायन बन जाएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो देखो इसका एटॉमिक रेडियस जो आता है ना, Na प्लस का एटॉमिक रेडियस है देखो 95 पिकोमीटर। पिकोमीटर समझते हो? पिकोमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन होगा? -9 10⁻⁻⁻। -9? -9 तो नैनोमीटर होता है। -12 होगा सर। -12 सर। हाँ, -12, ठीक है। तो वो इतना छोटा होता है, इसलिए हम लोग पिकोमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है, Na का, न्यूट्रल सोडियम का, वो 186 पिकोमीटर है। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देख लो ये 95 पिकोमीटर हो गया। तो डिफरेंस दिख रहा है कितना का है? दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो हम लोग ये बोलते हैं कि केटायन का साइज जो होता है ना, हमेशा उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई रीजन क्यों होता है ऐसा? सर क्यों? सर जैसे Na है तो 281 होगा आउटर मोस्ट में, Na प्लस में हाँ 1 हट जाएगा तो वो पूरा जो शेल है आउटर मोस्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। तो एटॉमिक रेडियस उस टाइम हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेके जो अब जो नया आया है शेल वो जो स्मॉलर होगा पहले वाले से।
यहाँ पे तो देखो एक इलेक्ट्रॉन हटने के बाद तो क्या हो गया कि एक शेल ही हट गया पूरा, है ना, आउटर मोस्ट शेल ही हट गया, क्योंकि Na का लिखोगे तो 281 रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8 हो गया, यही हो जाएगा ना। तो अब इसके लिए इसमें बस 2 ही सेल बच गया ना। अब जब हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का, तो अब तो यहाँ 2 ही सेल है, लेकिन यहाँ पे कितने था, 3 शेल था, तो इसलिए इसका साइज देखो 186 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पे साइज का है 95 पिकोमीटर। लेकिन जब ऐसे मान लो जैसे आउटर मोस्ट सेल में किसी का 2 इलेक्ट्रॉन हो और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हो, तो फिर कैसे करोगे, तो फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ। सर क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग Mg है, तो Mg का क्या होता है, 282 होता है ना, और इससे एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव किए, Mg प्लस अगर हम लोग लिखे तो 2,8,1 है। अब इन दोनों के साइज को अगर कंपेयर करना हो हमको Mg और Mg प्लस में, तो बताओ तो कौन सा साइज ग्रेटर होगा, Mg या Mg प्लस, किसका साइज बड़ा होगा, और mg का। Mg का, और Mg प्लस का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे तो शेल नहीं हट रहा है ना, शेल रिमूव हो रहा है क्या यहाँ पे, Yes, sir. तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको बताओ। सर उस क्योंकि टाइम एक क्या इलेक्ट्रॉन जो कम हो गया है। इफेक्टिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा कैटायन में, क्यों बढ़ जाता है इफेक्टिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हटने के वजह से जो न्यूक्लियस के अगेंस्ट जो फोर्स लगाता है वो कम हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव हुआ, जैसे Mg वाला केस कंसिडर करो, तो Mg वाले केस में क्या है कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Mg प्लस जैसे ही बना था वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फोर्स भी तो कम होगा ना, क्योंकि एक्चुअली जो ये सब फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होगा तो रिपल्सन फोर्स उतना एक्ट करेगा, समझ रहे हो बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करते जाओगे तो रिपल्सिव फोर्स भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं, यस सर। और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम करोगे तो रिपल्सिव फोर्स कम भी होगा, होगा या नहीं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग वही चीज उसी के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे Mg प्लस में देखोगे एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा था वो कम होगा या ज्यादा होगा बताओ, घटेगा या बढ़ गया, हट गया। घट गया। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन अगर कम हो गया तो न्यूक्लियस का जो नेट फोर्स लगने वाला था, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा, न्यूक्लियस का नेट फोर्स बढ़ा या घटा, सर बढ़ेगा। बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगने वाला उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर कम हो गया तो नेट फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला था एफ नेट, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो फिर एटॉमिक साइज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वही रीजन यहाँ पे होता है। तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैटायन जो होते हैं अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है, जो
बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उस रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज करेगा तो जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लगने वाला है वो नेट फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या हो जाता है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आया तुम लोगों को? सुने या नहीं सब लोग? Yes. रिप्लाई करो जल्दी से सारा लोग। यस समझ आ गया Yes, sir. सबको? Yes, sir. चलो, अब इसी तरह इसका अपोजिट अगर हम लोग बात करें, एनायन के केस में क्या होगा बताना। एनायन का साइज जो होगा वो उसके पेरेंट एटम से छोटा होगा या बड़ा होगा, बताओ। बड़ा होगा। बड़ा बड़ा होगा। तो उसका भी रीजन ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, बताओ। कर सकते हैं ना? लिख लो Yes, यहाँ sir. पे, द साइज ऑफ एन एनायन विल बी क्या, will be greater than that of its parent atom। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी एक डेटा है अवेलेबल मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एफ, फ्लोरीन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है, ये देखो ये होता है 64 पिकोमीटर। लेकिन एफ माइनस जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है ना, ये देखो 136 पिकोमीटर है। तो डिफरेंस देख रहे हो तुम लोग कितने का है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर जाने से देख रहे हो कितने का चेंज हो गया, बढ़ गया रेडियस। दिख रहा है या नहीं? Yes, sir. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ। So gaining of electron से हाँ, क्योंकि concentration एनायन of का जो सबसे फॉर्मेशन ज्यादा होगा, दिखा एनायन का और फॉर्मेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होगा तो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच का रिपल्सन जो था वो वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, होगा। yes, sir. और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हो गया तो जो एफ नेट का वैल्यू था वो एफ नेट घटा या बढ़ा, बताओ। घट गया। घट गया। तो एफ नेट घट गया, मतलब बोलने का मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं उसको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, वो कम हो गया। डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एनायन के केस में क्या हो गया, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो एटॉम, ये आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा बताओ। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया तो आयनिक रेडियस क्या हो बढ़ जाएगा, जाएगा। Increase हो तो जाएगा। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। और केटायन में यही चीज था, यहाँ पे क्या था कि हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, इंक्रीज इन। रीजन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तुम लोग कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। तो केटायन में आयनिक रेडियस कम हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और एनायन में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये रीजन होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछा इसका रीजन क्या है, क्यों केटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है हमेशा और एनायन क्यों अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, तो अब एक्सप्लेन कर लोगे ना अच्छे से, कर पाओगे या नहीं? यस सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया, हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट, चलो इसको लिख लो तो फटाफट तुम लोग,
नोट डाउन करो जल्दी। सर सर तो बोलो। आयोनिक रेडियस कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या सर मतलब आयोनिक रेडियस क्या कैसे करेंगे? कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आयोनिक रेडियस? कैलकुलेट हम लोग को नहीं करना है, वो सारा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है, हम लोग को थोड़ी कैलकुलेट करना है। हम लोग सिर्फ कंपेयर करेंगे। वो कंपेयर कैसे करेंगे वो बताएंगे अभी पीरियोडिक टेबल में, जब ट्रेंड बताएंगे ना। हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे कैसे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एलिमेंट का तो पोजीशन पता है ना। हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग कंपैरिजन करेंगे कैसे दो तीन चार एलिमेंट अगर हमको दिया रहेगा तो उन चारों एलिमेंट का अगर हमको साइज कंपेयर करना बोला जाएगा तो उसके लिए हमको डेटा का जरूरत नहीं है। बिना डेटा के हेल्प से हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे आगे अभी, ठीक है। हम लोग को डेटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा थोड़ी ना पॉसिबल है कि हम लोग याद रख पाए। उसका डेटा सारा एक्सपेरिमेंटली आता है, हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं है वो सब। समझ में आया बात? हम लोग बस कंपैरिजन सीखेंगे कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। यस सर। वो कंपैरिजन अब भी बताएंगे आगे, जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखेंगे ना हम लोग, वहां पे हम लोग सीखेंगे। चलो इसको लिख लिए तुम लोग यहाँ तक? Yes. सब लोग लिख लियो? चलो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जिसको कि आर से डिनोट करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस को। तो कौन कौन सा फैक्टर होता है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि हम लोग पहला फैक्टर देखे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑलरेडी ये हम लोग देख ही चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। अब ये बताना कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कैसे डिसाइड करेंगे बताओ तो। अभी जैसे आयनिक रेडियस में हम लोग डिस्कस किए ना, बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो बढ़ रहा था तो साइज घट रहा था, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घट रहा था तो साइज बढ़ रहा था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द एटम। तो जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो बोलने का मतलब कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, अपवर्ड एरो मतलब ये इंक्रीज शो कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया? और इसी तरह जेड इफेक्टिव अगर घट रहा है, जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? No. तो पहला फैक्टर जो एटॉमिक रेडियस को इम्पैक्ट करता है या अफेक्ट करता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर जो होता है ये है नंबर ऑफ शेल्स। ये भी ऑलरेडी हम लोग देखे, क्योंकि सेल्स जितना ज्यादा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल तो वो तो बढ़ता जाएगा ना। जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल होगा वो डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, और डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बोल सकते हैं हम लोग या नहीं? यस सर। तो नंबर ऑफ शेल्स विल बी डायरेक्टली, जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू भी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। और नंबर ऑफ शेल्स अगर डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो पहला फैक्टर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर हो गया नंबर ऑफ शेल्स। इसमें तीसरा फैक्टर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है,
शील्डिंग। जिसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग। सुने हो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट? हाँ सर। अभी जो चीज बताए वही सेम है। देखो ये बस नाम थोड़ा सा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, तो ये ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे अभी तुम लोग को लिथियम का हम एग्जांपल बताए थे ना, ये वाला यहाँ पे देखो, यहीं पे समझ जाओगे, है ना। तो लिथियम के एटम में अगर तुम देखोगे तो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, सेकंड वाला, है या नहीं? तो आउटर मोस्ट सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए 1s वाला जो शेल है, फर्स्ट वाला जो सेल है, वो इनर मोस्ट सेल की तरह बिहेव करेगा करेगा या नहीं, बताओ। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो न्यूक्लियस जो है वो क्या चाह रहा है कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, चाह रहा है या नहीं? न्यूक्लियस जो है एक फोर्स लगाएगा आउटर मोस्ट सेल पे, वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लगेगा, मतलब न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या चाह रहे हैं, वो आउटर मोस्ट सेल को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं या नहीं? कैसे बचा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बाहर की तरफ, समझ रहे हो बात। ये जो अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर रहे हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा रहे हैं ना, बाहर की डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या नहीं? यस सर। हेलो। यस तो यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इनर शेल होता है ना, वो इनर शेल एक तरह से क्या कर रहा है, एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, किसके किसके बीच में, या एक तरह से स्क्रीन का काम कर रहा है, किसके 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 बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस आउटर मोस्ट सेल को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचा रहे हैं। ठीक है, कैसे बचा रहे हैं, बाय अप्लाइंग ए रिपल्सिव फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो एक वो फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ आया? दिस इफेक्ट इज नोन एज, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको? शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हो इसको। क्या डेफिनेशन लिखोगे बताओ? यहाँ पे लिख लो, द स्क्रीनिंग ऑफ, ऐसे लिख लेना। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों का मतलब सेम है। तो द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसे लिख लो, द स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, फ्रॉम the nucleus, from the nucleus of the atom, by the, किसकी वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, कौन एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे बताओ? हाँ, तो बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स, ठीक है, तो बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर मोस्ट सेल, या फिर बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स हम लोग बोल सकते हैं, is known as शील्डिंग इफेक्ट।
is known as Shielding effect. समझ आया? ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले, वही सेम चीज है ना, बस इसको नया टर्म एक दे दिया गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? नो हेलो, अब ये बताना, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ तो तुम लोग। शील्डिंग अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम या ज्यादा? बढ़ेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर अच्छा है, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंक्रीज देखो, शील्डिंग ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि शील्डिंग अगर ज्यादा अच्छा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, कम होगा ना ऑब्वियसली। शील्डिंग अगर अच्छा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घट गया तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो शील्डिंग अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, और शील्डिंग अगर पुअर होगा, शील्डिंग अगर डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा इस केस में बताओ? घट जाएगा। घट जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? नो नहीं। तो ये 3 फैक्टर्स थे जो कि एटॉमिक रेडियस को इम्पैक्ट कर रहा था, ठीक है, इन तीनों को हम लोग डिटेल में देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे, कैसे वैरी करता है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, और उस जनरल ट्रेंड में कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस हमको मिलेगा, वो सारा चीज हमको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जनरल ट्रेंड से तो पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन एक्सेप्शन से पूछा जाएगा। तो जहां जहां एक्सेप्शंस मिलेंगे उन सभी एक्सेप्शंस को याद करना है। तो ये सारा फैक्टर्स क्लियर है ना तुम लोगों को? कौन कौन से फैक्टर्स को हेल्प से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं? ये 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा नंबर ऑफ शेल्स, और तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो ये तीनों फैक्टर तुम लोग को क्लियर है अच्छे से? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है इन तीनों फैक्टर में? देख लो एक बार। बताओ सर किसी को भी। अंशुल, नहीं सर। अक्षत, ये पहला क्लास कर रहा है क्या अक्षत? अक्षत नहीं सर। सुन रहे हो तुम? हेलो, समझ आ गया ना सबको जितना चीज डिस्कस किया आज? चलो, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रेंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में कैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करेगा और ग्रुप में कैसे वेरी करेगा और कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 2 टर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो उसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमको कंपेयर करना है अच्छे से। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर ये क्या? क्लासेस जो नहीं अटेंड किए थे हम लोग,
9th के स्टूडेंट्स, सर उसका लिंक प्रोवाइड हो सकता है? कौन सा लिंक? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला? सर यूट्यूब लिंक। अब पता नहीं, वो बात करना विशाल सर से। चाहिए सर। हाँ वो देख लेना, अगर वीडियोस अवेलेबल होगा तो देख लेना, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो विशाल सर से एक बार पूछ लेना ना, ठीक है? या फिर अगर डाउट होगा, एक बार तुम लोग खुद से पढ़ के देखना, अगर डाउट होगा तो वो एक क्लास लगा देंगे हम, ठीक है? 1-2 क्लास लगा के वो डाउट डिस्कस कर लेना तुम लोग, जो जो नहीं किए थे अटेंड, ठीक है? एक बार खुद से ट्राई करो पढ़ने का, जहां जहां दिक्कत होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, बोल देना, एक क्लास लगा के वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? सुन लिए? यस सर। ठीक है, तो बता देना तुम लोग, एक बार खुद से पढ़ के देख लो, जहां भी डाउट होगा वो एक दिन बता देना, वो लगा देंगे क्लास, तो उस दिन डिस्कस कर लेंगे तुम लोग का अलग से। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।